महाराष्ट्र से, झारखंड से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। अब क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, चुनाव प्रचार लगातार पार्टी की तरफ से किया गया, सुपर एग्जिट पोल आने वाले हैं जो हमसे थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे। लेकिन सुपर एग्जिट पोल आने से पहले अब आप लोगों की फीलिंग क्या रहती है? क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में जो सुपर एग्जिट पोल रहे उससे नतीजे काफी अलग आए थे। तो क्या आपकी नजर इन आंकड़ों पर है या अपना सर्वे जिसको आप आधार मानकर अब आगे बढ़ रहे हैं कि भाई झारखंड, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या होगा? नमस्कार जी आपको और पैनल में सभी हमारे साथियों को और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। केवल उम्मीद नहीं, हम आज जहां जहां चुनाव हुए हैं, जो संपन्न हुए हैं दोनों राज्यों में, और कई राज्यों में उपचुनाव जहां हुए हैं उत्तर प्रदेश समेत, सभी में जबरदस्त जीत हासिल करने की करेंगे। ये इस बात को लेकर हम आश्वस्त हैं। और केवल सर्वे के आधार पर नहीं, ये जमीन के जो हकीकत है, जमीन से जो फीडबैक है, उसके आधार पर हम ये आकलन कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल के रुझान किसी भी तरह का हो, हमारे पक्ष में हो या पक्ष में ना भी हो, तब भी हम ये दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। इस बात को लेकर हमें जरा भी कोई संकोच नहीं है। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और जनता विकासशील सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार डबल इंजन सरकार काम कर रहे हैं राज्यों में, तो इसी जिस प्रकार हमको 2 बार लगातार सत्ता महाराष्ट्र की जनता ने हमारे हाथों में दिया है, इस बार भी आशीर्वाद देंगी जनता। और झारखंड में जहां पिछले 5 साल एक लूट मचाने वाली सरकार जेएमएम कांग्रेस मिलकर जिस प्रकार झारखंड का विनाश किया है, और वहां सत्ता पलट होना और हमारे पार्टी और हमारे एनडीए को बड़ी बहुमत मिलने की हमें पूरी तरह हम बिल्कुल। चुनाव प्रचार के दौरान नरसिम्हा सर इस बार बड़े ऐसे गर्माहट पैदा करने वाले मुद्दे जरूर देखने को मिले। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बहुत अग्रेसिव हो गई, लेकिन आपने क्योंकि महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड का जिक्र कर दिया है, मैं यूपी उपचुनाव की जरूर बात करूंगी, क्योंकि जगह जगह से खबरें आई बूथ कैप्चरिंग को लेकर। अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि अफसरों से गुंडागर्दी करवा रहे हैं आप लोग, और क्योंकि आपको लगता है कि उपचुनाव आप जीतेंगे नहीं, इसीलिए अब आप अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव बड़ी अग्रेसिव अप्रोच के साथ आप पर हमलावर हैं यूपी उपचुनाव को लेकर। सर देखिए, घबराहट महसूस कर रहे हैं अखिलेश जी, और कैंपेनिंग के दौरान भी उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है। मंच पर कौन घबराहट महसूस कर रहे हैं? उनके सारे साथी और पार्टी के उनके कार्यकर्ता सभी निराश के माहौल से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में थोड़ी सफलता मिलने के बाद उनको लगा था कि उनकी ग्राफ बरकरार रहेगी और आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जनता के रुझान उपचुनाव में देखकर और जो तस्वीर सामने है, सारे के सारे सीट भाजपा आज उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है उपचुनाव में। इसको लेकर वो इस प्रकार के बयान के अलावा उनसे कोई किसी प्रकार के बयान को मैं उम्मीद ही नहीं करता था। ये एक तरह से बहाना ढूंढने लगे हैं। गुंडा पार्टी, उनके पार्टी को समाजवादी पार्टी, केवल समाजवाद उनके नाम में है, बट लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने उनको भुगता है, वो जानती है गुंडागर्दी और समाजवादी दोनों एक ही नाम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो गुंडागर्दी का इल्जाम हम पर लगाने के पहले ठीक है, लेकिन आपने भी पलटवार करते हुए ये कह दिया है कि समाजवादी पार्टी चुनावों को रक्त रंजित करना चाहती है। मेरे साथ तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समय थोड़ा सा कम ही रहता है हमेशा, हम जितनी चर्चा कर लें चुनावों के बीच में, इसीलिए जल्दी से चाहूंगी कि झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव को लेकर आप सभी एक्सपर्ट्स की राय क्या है। राकेश शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि 2019 से बहुत अलग इस बार का महाराष्ट्र चुनाव है, क्योंकि तब वहां की क्षेत्रीय पार्टियां आपस में बटी हुई नहीं थी। मराठा वोटर्स 33% सर वो वोटर, जो कि इस बार बटता हुआ नजर आएगा। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी। इस बार सुपर एग्जिट पोल के सबसे सटीक आंकड़े एआई जनरेटेड हम लोग दिखाने वाले हैं, तो बहुत क्लोज हम मान के चल रहे हैं कि नजर आएंगे। लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां बटी हुई हैं,
एक महाविकास अघाड़ी के साथ, दूसरी महायुति के साथ, इंडिविजुअली कोई नहीं लड़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की पूरी सियासत को अब चुनाव संपन्न होने के साथ कैसे देख रहे हैं राकेश शुक्ला जी? महाराष्ट्र में जो दोनों दल हैं, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे, वो दोनों कमजोर हैं आपके महायुति और महाविकास अघाड़ी में। एक सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हो सकता है कि अभी तक का इतिहास रहा है कि तमाम जो विरासत रही हैं वो बेटों के साथ गई हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, सभी जगह पे। और एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी बाला साहेब ठाकरे की विरासत को उद्धव ठाकरे लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से हिंदुत्व से उन्होंने अपना मुंह मोड़ा, मौन साध लिया, और एकनाथ शिंदे जो बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी रहे हैं वो हिंदुत्व को लेके आगे बढ़े, उससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक नया इतिहास रच सकता है विरासत के मामले में, कि विरासत न उद्धव और राज ठाकरे की बजाय बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी के साथ जा सकती है। और ये महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई रीजन जहां पे उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे का अच्छा दबदबा था, वहां जो अभी तक के आकलन मेरे पास आए हैं, मैं गया भी था, देखा भी हूं, उससे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन उद्धव ठाकरे से बहुत अव्वल रहने वाला है। ठीक है, शैलेंद्र दुबे जी, जल्दी से आपसे एक टेक महाराष्ट्र पर ही पहले ले लेती हूँ। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर क्या लग रहा है, किसको आशीर्वाद मिलेगा? क्या आपको नेक एंड नेक फाइट फील हो रही है या फिर पलड़ा भारी किसी का? नहीं, मेरा ये आकलन है कि जो 2019 में परफॉर्मेंस थी बीजेपी की, उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट सिलेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इवन जो वोट डिफरेंस था दोनों अलायंस के बीच में वो बहुत कम था। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी ने अपने रणनीति में बदलाव किया, वो बदलाव क्या किया है, जो हाइप देके जो चुनाव लड़ने की जो स्ट्रैटेजी थी उसको बदला है। उन्होंने हरियाणा में भी नहीं कहा 70 पार, महाराष्ट्र में भी नहीं कहा, झारखंड में भी नहीं कहा। तो अब इन चुनावों में क्या है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्राउंड पे चुनाव लड़ रहा है। इवन जो है इस बारी महाराष्ट्र में आरएसएस का जो बहुत अच्छा सपोर्ट जो मिल रहा है जो ग्राउंड लेवल पे। तो मेरा ये मानना है कि जो पुरानी टैली थी 2019 में 105 की, वो तो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। और मे बी ये पॉसिबिलिटी जो 2014 में जो टैली थी 122 की, हो सकता है कि वो भी पार हो जाए बीजेपी अपनी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही एक डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र पिछले करीब 4 दशक से जो कोलिशन की गवर्नमेंट देख रहा है और इन स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो मेरा ये आकलन है कि बीजेपी अगर बहुत ज़्यादा जो लीड लेके एक बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो ये हो सकता है कि ये संभावना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो तमाम जो अपोजिशन पार्टी ये कहती है कि नहीं जो है ये चुनाव जो है सिर्फ पोलराइजेशन के बेसिस पे या फिर जो नैरेटिव सेट करके लड़े जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी खुद में या फिर उनके अलाइज के साथ में कोई एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं है जो रिपीट किया हो कांग्रेस ने। तो इसका मतलब क्या है, आपको जनता ने मौके दिए थे लेकिन आपने डिलीवरी इंश्योर नहीं की। ये कहना बड़ा आसान है। तो कहीं ना कहीं जब तक देखिए आज जो पैटर्न बदल गया है, आज परिवारों में जो है मुखिया के कहने पे चुनाव जो है मतदान एक तरह से नहीं होता है ना। तो ये जो शिफ्ट है वो देखने वाला है। अब कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टीज है उनको डिलीवरी इंश्योर करने की जरूरत रहती है।